गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे बच्चों, जितने भी आप लोग लाइव आ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और हरियाणा इतिहास में हम कल की क्लास में वर्धन वंश को मेरे बच्चों डिस्कस कर चुके थे। कल हमने लास्ट में मेरे बच्चों वर्धन काल के अंदर प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बताया था कि वर्धन काल के अंदर सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई होती थी वो भुक्ति होती थी। भुक्ति का जो मेरे बच्चों मुखिया होता था उसे उपरिक कहा जाता था। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्रामणी होती थी। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वर्धन वंश कंप्लीट हो जाता है। और वर्धन वंश के बाद मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर जो वंश का उदय होता है उसे बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। तो मेरे बच्चों, वर्धन वंश के बाद हरियाणा में कौन से वंश का उदय होता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो वर्धन वंश के समाप्त होने पर हरियाणा में क्या होता है? इस वंश का उदय होता है। हरियाणा में इस वंश का क्या होता है मेरे बच्चों? उदय होता है। ठीक है, हरियाणा की जो स्थिति है मेरे बच्चों वो डामाडोल हो चुकी थी और हरियाणा की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए एक शासक जिसका नाम था वत्सराज, उसने हरियाणा के ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए हरियाणा की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए वत्सराज द्वारा हरियाणा के ऊपर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। वत्सराज द्वारा हरियाणा पर अधिकार कर लिया जाता है। मेरे बच्चों, वत्सराज नाम के राजा ने जब हरियाणा की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए अधिकार किया, तो हम बात करें उस समय उत्तर हरियाणा जो क्षेत्र है ना, उत्तर हरियाणा क्षेत्र जो था वो मेरे बच्चों तोमरों के अधीन था। और दक्षिण हरियाणा क्षेत्र जो था
वो बादानकों के अधीन था। ठीक है, बादानक भी मेरे बच्चों एक वंश हुआ है जो हरियाणा के दक्षिणतम जिलों में फैला हुआ था। खास तौर पे महेंद्रगढ़ बादानकों का मेरे बच्चों मुख्य क्षेत्र था हरियाणा में। तो उत्तर हरियाणा क्षेत्र तोमरों के अधीन था और दक्षिण हरियाणा क्षेत्र बादानकों के अधीन था। हरियाणा की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए वत्सराज ने जो हरियाणा के ऊपर अधिकार किया था, बच्चों इस बात की पुष्टि एक अभिलेख करता है। वत्सराज के द्वारा जो हरियाणा पर मेरे बच्चों अधिकार किया गया था, आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस बात की पुष्टि कहां से होती है। वत्सराज के द्वारा हरियाणा पर अधिकार, इस बात की पुष्टि होती है बच्चों सिरसा से प्राप्त। और सिरसा का कौन सा गांव है? जोध का गांव। इसी गांव से मेरे बच्चों भारतीय महिला हॉकी टीम के अंदर जो गोलकीपर हैं सविता पुनिया, सविता पुनिया इसी जोध का गांव की बेटी है। तो सिरसा के जोध का गांव से प्राप्त 795 ईस्वी के अभिलेख से मेरे बच्चों ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो हम पढ़ रहे हैं, इसके जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं बच्चों, वो वत्सराज के बाद शासन करने वाले राजा नागभट्ट माने जाते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट माने जाते हैं बच्चों, नागभट्ट। ठीक है, हम बात करें तो इस वंश के अंदर जो मुख्य और शक्तिशाली शासक हुए, मुख्य व शक्तिशाली शासक जो इस वंश के अंदर हुए, मेरे बच्चों वो मिहिर भोज हुए हैं, मिहिर भोज। ठीक है, और मिहिर भोज के दो अभिलेख मेरे बच्चों हरियाणा से प्राप्त हुए। और मिहिर भोज के ये जो दो अभिलेख प्राप्त हुए, इनमें मेरे बच्चों एक अभिलेख प्राप्त हुआ पेहवा से और दूसरा अभिलेख प्राप्त हुआ मेरे बच्चों सिरसा से। पेहवा और सिरसा से। ठीक है बच्चों, पेहवा से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसके माध्यम से पता चलता है कि इस वंश के दौरान या इस काल के दौरान अपना हरियाणा का जो पेहवा क्षेत्र है वो घोड़ों के व्यापार के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। तो मिहिर भोज के समय हरियाणा का पेहवा क्षेत्र मिहिर भोज के समय पेहवा जो है बच्चों, जो आज कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है, ये उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। उत्तर भारत में
घोड़ों के व्यापार हेतु प्रसिद्ध था बच्चों। ठीक है, दूसरा जो अभिलेख प्राप्त हुआ है सिरसा से, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? उससे यह जानकारी मिलती है कि मिहिर भोज के समय ही हरियाणा का जो सिरसा क्षेत्र है तो इस सिरसा क्षेत्र के अंदर मेरे बच्चों एक संप्रदाय का शासन था और उस संप्रदाय का नाम था पाशुपत। सिरसा क्षेत्र के अंदर पाशुपत संप्रदाय का क्या था? पाशुपत संप्रदाय का शासन हुआ करता था। ठीक है बच्चों, मिहिर भोज की मृत्यु हो जाने के बाद इसका जो बेटा है महेंद्र पाल, वो क्या बनता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक बनता है। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी वो भी आपको ध्यान रखनी है। गुर्जर प्रतिहार वंश में जो ये हम शासक पढ़ रहे हैं, तो इनकी जो राजधानी होती थी वो कन्नौज होती थी बच्चों। ठीक है, और मिहिर भोज के बाद हम बात करें, गद्दी के ऊपर बैठे थे कौन? महेंद्र पाल। तो मिहिर भोज की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने वाले जो शासक थे गद्दी के ऊपर बैठने वाले जो शासक थे उनका नाम था मेरे बच्चों महेंद्र पाल। जो मिहिर भोज के बेटे थे। और महेंद्र पाल का भी अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? पेहवा से प्राप्त होता है। महेंद्र पाल का अभिलेख कहां से प्राप्त होता है बच्चों? पेहवा कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुआ। महेंद्रपाल एक कमजोर शासक साबित होता है और इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर जो उत्तर हरियाणा क्षेत्र के अंदर तोमर लोग शासन कर रहे थे, उन तोमरों ने अपने आप को स्वतंत्र होने की क्या कर दी थी बच्चों? घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि महेंद्रपाल की कमजोरी का फायदा उठाकर उत्तर हरियाणा में तोमर क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। महेंद्रपाल की कमजोरी का फायदा उठाकर उत्तर हरियाणा में तोमर क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना सा आपको गुर्जर प्रतिहार वंश में ये बातें ध्यान रखनी है। गुर्जर प्रतिहार वंश में मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के ऊपर सबसे पहले अधिकार किसने किया था? वत्सराज ने किया था। और इस बात की जो पुष्टि है मेरे बच्चों वो हमें सिरसा के जोधका गांव से प्राप्त एक अभिलेख से प्राप्त होती है,
जो 795 ईस्वी का अभिलेख माना गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक याद रखिएगा नागभट्ट, और इसी वंश का एक मुख्य शासक हुआ है मिहिर भोज, जिसके 2 अभिलेख हरियाणा से प्राप्त हुए, एक पेहवा से, एक सिरसा से। पेहवा से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें घोड़ों के व्यापार की जानकारी मिलती है, और जो सिरसा से प्राप्त हुआ है वो पाशुपत संप्रदाय के शासन के बारे में जानकारी देता है कि जिस समय मिहिर भोज गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे, हरियाणा के सिरसा क्षेत्र में यह संप्रदाय मेरे बच्चों शासन कर रहा था। मिहिर भोज के बाद गद्दी के ऊपर बैठने वाला शासक महेंद्रपाल था, और इस महेंद्रपाल का भी एक अभिलेख हरियाणा से प्राप्त होता है, और वो पेहवा कुरुक्षेत्र से प्राप्त होता है। और महेंद्रपाल एक कमजोर शासक साबित होता है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उत्तर हरियाणा के अंदर जो तोमर लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई मेरे बच्चों? शशि वाला साथ के साथ नोट करते रहा करो, बार बार पीडीएफ मत चिल्लाया करो, ठीक है? ठीक है ना? तो बार बार पीडीएफ मत चिल्लाया करो। ये कोई आज की बात तो है नहीं बच्चों, स्टार्टिंग की क्लास से आप चिल्ला रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप लिख लो। लिखो नहीं गए तब तक बात बनेगी नहीं। चलेगा, हम बात करेंगे आगे मेरे बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा में तोमर वंश की। हेडिंग डालिएगा हरियाणा में तोमर वंश का उदय। मेरे बच्चों हम बात करें तो हरियाणा में तोमर वंश का जो पहला शासक माना जाता है हरियाणा में तोमर वंश का प्रथम शासक मेरे बच्चों वो जोल माना जाता है, या इसे जाउल भी कहा जाता था। ठीक है, और इस बात की पुष्टि कहां से होती है कि हरियाणा के अंदर तोमर वंश का पहला शासक ये था? इस बात की पुष्टि होती है पेहवा से प्राप्त अभिलेख से। तो पेहवा से प्राप्त अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि तोमरों का हरियाणा में पहला शासक जोल या जाउल था। ठीक है बच्चों, 1631 ईस्वी का एक शिलालेख है और 1631 ईस्वी शिलालेख के अनुसार हम बात करें तोमरों की तो इन तोमरों को सोमवंशी, क्षत्रिय और पांडवों का वंशज बताया गया है कि ये पांडवों के वंशज रहे हैं।
इनको सोमवंशी क्षत्रिय और पांडवों का वंशज क्या है बताया गया है 1631 ईस्वी के शिलालेख के अनुसार। तोमरों का हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। जब तोमर हरियाणा के ऊपर शासन कर रहे थे तो दिल्ली के आसपास का ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये अनंग प्रदेश के नाम से मेरे बच्चों जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? अनंग प्रदेश के नाम से। तो आपको पता होना चाहिए कि तोमरों के समय दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है तो तोमरों के समय दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है बच्चों वो किस नाम से जाना जाता था? अनंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है अनंग प्रदेश। और इसे अनंग प्रदेश क्यों बोलते थे? क्योंकि इस प्रदेश के ऊपर जो शासन कर रहे थे वो तोमरों के एक शक्तिशाली शासक जिसका नाम था अनंगपाल तोमर, वो कर रहे थे। तो अनंगपाल तोमर के नाम पर इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनंग प्रदेश। तो कहने का मतलब है कि ये अपने हरियाणा का ही नाम है। हरियाणा का एक प्राचीन नाम अनंग प्रदेश भी रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसे अनंग प्रदेश कब कहा जाता था? तोमर काल के अंदर, ठीक है। तो तोमर काल के अंदर हरियाणा को अनंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और अनंग प्रदेश का शक्तिशाली शासक था अनंग प्रदेश का शक्तिशाली शासक था अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर। और अनंगपाल तोमर ने ही मेरे बच्चों दिल्ली का, जो आज की दिल्ली है, दिल्ली का बच्चों, दिल्ली का पुराना नाम रहा है। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ भी आप पढ़ते होंगे। तो दिल्ली का यानी दिल्ली, इस दिल्लिका को बसाने वाला शासक कौन था मेरे बच्चों? वो अनंगपाल तोमर था। ठीक है, तो अनंगपाल तोमर की राजधानी कौन सी होती थी? दिल्लिका होती थी, दिल्ली होती थी। अनंगपाल तोमर जो हम पढ़ रहे हैं, इसके गुरु का नाम था बच्चों अनंगपाल तोमर के गुरु का नाम था हंसकर। गुरु कौन थे? हंसकर। और अनंगपाल तोमर ने अपने गुरु हंसकर के नाम पर एक किला बनवाया था बच्चों। अनंगपाल द्वारा अपने गुरु के नाम पर हांसी में क्या करवाया था? किले का निर्माण। और इसे कहा जाता है हांसी का किला।
तो मेरे बच्चों ये हांसी का नाम हांसी जो पड़ा है ना वो हंसकर के कारण पड़ा है, ठीक है। और ये हंसकर गुरु थे किसके? अनंगपाल तोमर के। तो हांसी के किले का निर्माण करवा दिया गया। और ये जो हांसी का किला हम पढ़ रहे हैं, इस हांसी के किले में अनंगपाल तोमर के परिवार से ही आने वाले राजा द्रुपद ने तलवार बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित करने का काम किया था। तो राजा द्रुपद द्वारा यहाँ तलवार बनाने की फैक्ट्री क्या की थी बच्चों? स्थापित की थी। तलवार बनाने की फैक्ट्री क्या की थी? स्थापित की थी, ठीक है। और तलवार को संस्कृत में बोलते हैं असी, और उस समय संस्कृत ही बोली जाती थी। तो मेरे बच्चों जब यहाँ पर तलवारें ही तलवारें बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इस हांसी के किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है। और संस्कृत के अंदर तलवार का मतलब यदि असी है और यहाँ तलवारें ही तलवारें बनती हैं, तो मेरे बच्चों इस किले को फिर लोगों ने असीगढ़ के किले के नाम से भी पुकारना शुरू कर दिया। असीगढ़ का मतलब है तलवारों का गढ़, असीगढ़ किला, ठीक है। जब ये किला मेरे बच्चों कमजोर होना शुरू हुआ, तो इस किले का फिर दोबारा से निर्माण करवाया जाता है 12वीं सदी में। किले का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में। और 12वीं सदी के अंदर किले का पुनर्निर्माण करवाते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। बहुत सारे बच्चे जो किताबों में भी लिख रखा है वो यही पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने ये किला बनवाया था। ये किला पृथ्वीराज चौहान ने नहीं बनवाया था, ये किला बनवाया था अनंगपाल ने अपने गुरु हंसकर के नाम पर, इसीलिए इसका नाम हांसी है मेरे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर तलवारें राजा द्रुपद ने बनानी शुरू की थी, तो इसलिए लोगों ने इसे तलवारों का किला भी बोला। और तलवार को संस्कृत में बोलते हैं असी, तो ये तलवारों का जब गढ़ बनेगा तो इसे बोल देंगे संस्कृत में असीगढ़, तो असीगढ़ का किला। लेकिन जब ये किला मेरे बच्चों कमजोर होना शुरू होता है, तो इस किले का दोबारा से निर्माण करवाते हैं 12वीं सदी के अंदर पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने ये किला बनवाया नहीं था, बल्कि इसका क्या करवाया था मेरे बच्चों? पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, बिल्कुल नोट्स बनाने में मजे आते हैं सर, बिल्कुल मजे आएंगे भाई, तुम मेरे साथ के साथ यदि नोट्स बनाओगे तो ऐसे। तो फटाफट नोट कीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी मेरे बच्चों? ठीक है, इतनी सी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। हम सारे के सारे तोमर शासकों का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर जिसने काम किया होगा उसका हम जिक्र करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। कहीं तुम सोचो कि सारे के सारे तोमर शासकों का हम जिक्र करें, तो वो इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। हम मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर बाकी वंश के शासकों ने जो यहाँ आकर काम किया होगा ना, जो अपने हरियाणा जिक्के के अंदर इतिहास में क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों जब तोमर लोग शासन कर रहे थे, उसी समय एक अफगानी शासक जो गजनी से आया था, उसने भारत के ऊपर और भारत के साथ साथ हरियाणा के ऊपर क्या किए थे? आक्रमण किए थे बच्चों। उसे हम बोलते हैं महमूद गजनी। तो महमूद गजनी का हरियाणा के ऊपर आक्रमण अब हम पढ़ेंगे। बिल्कुल, पृथ्वीराज जो चौहान है ये तृतीय रहे हैं, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय को ही चौहान कहा गया है मेरे बच्चों। और पृथ्वीराज जो सेकंड है उनका भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जो मैंने आपको बताया था हरियाणा के हांसी से प्राप्त हुआ है। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अक्षय कुमार जो
आप पूछ रहे हो चौहान, चौहान तृतीय रहा है, थर्ड रहा है, पृथ्वीराज थर्ड। चलिएगा। रूबी बोल रही है कि सर मैंने 50 पेन खत्म कर दिए नोट्स बनाते बनाते। तो मेरे बच्चों अभी तक तो हम आधे इतिहास में ही हैं। तो इतिहास कंप्लीट होगा, फिर पॉलिटी शुरू होगी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक ग्रंथ बनेगा, ठीक है। और ग्रंथ मेरे बच्चों यदि आप खुद तैयार करोगे अपने हाथों से, तो वो ग्रंथ आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। उसका एक एक शब्द आपके हाथों ने लिखा है, तो सीधी सी बात है वो पेपर के अंदर मेरे बच्चों की गई मेहनत जो है ना वो आपके काम आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ग्रंथ बनेगा। टाइम पीरियड वगैरह नहीं पूछा जाता है भाई हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर इन्होंने कोई शासन थोड़ी किया है। टाइम पीरियड हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने यहां से शासन किया है थानेसर से, तो उसका टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे। अब ये तो क्या है मेरे बच्चों, इन्होंने हरियाणा से शासन थोड़ी किया है, ये तो हरियाणा के अंदर आते जाते रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड कभी पूछा ही नहीं जाएगा। ऐसे थोड़ी पूछा जाएगा कि अनंगपाल 80 के अंदर कब आए थे, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो टाइम पीरियड तब पूछा जाता है जब वहां से शासन किया जाता है, कि शासन का टाइम पीरियड कितना रहा है, कब से कब तक उसने गद्दी को संभाला है, ठीक है। तो ये हरियाणा के अंदर शासन एक ही वंश ने किया है अच्छे से, और वो वंश हम पढ़ चुके हैं, वर्धन वंश। वर्धन वंश के अलावा कोई भी वंश जो आएगा बच्चों इंडियन हिस्ट्री के अंदर, उसने कभी भी हरियाणा क्षेत्र को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब राजधानी हरियाणा का कोई एक क्षेत्र उनका रहा नहीं है, हरियाणा के ऊपर उन्होंने अधिकार जरूर किया है, कब्जा जरूर किया है, शासन जरूर किया है, लेकिन राजधानी के रूप में हरियाणा के किसी एक क्षेत्र को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। चलेगा भाई, बहुत अच्छा। चेतना, मोहब्बत राणा, विक्रम सिंह, रूबी, अक्षय, रीना, पूजा, दीपक, प्रीतम। अब हम बात करेंगे महमूद गजनी की हरियाणा के ऊपर अधिकार की। तो गजनी मेरे बच्चों आप लोग जानते होंगे अफगानिस्तान के अंदर जगह है जहां से वो आया था, गजनी का शासक था, इसलिए उसे महमूद गजनी बोलते हैं या गजनवी बोल देते हैं। तो हेडिंग डालिएगा महमूद गजनी का हरियाणा पर आक्रमण। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं से ये क्या करता था, घृणा करता था, उन्हें पसंद नहीं करता था। खास तौर पे उनकी मूर्तियों को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और बच्चों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखते ही इसका खून बौखला जाता था, और ये क्या करता था, उन मूर्तियों को तोड़ने का काम करता था। और मूर्तियां रखी जाती हैं कहाँ, मंदिरों में। तो मंदिरों को सबसे पहले ये निशाना बनाता था। एक ये भी जानता था कि भारत के जो लोग हैं वो मंदिरों में चढ़ावा बहुत ज़्यादा चढ़ाते हैं, आज भी चढ़ाते हैं, पहले भी चढ़ाते थे। तो इसको पता था कि भारत का बहुत बड़ा खजाना जो है ना वो मंदिरों के अंदर दबा हुआ है। तो मेरे बच्चों मंदिर इसके पहले निशाने पे रहते थे, और मंदिरों को लूटने में इसको अलग ही आनंद आता था। और लूटते लूटते मंदिरों की मूर्तियों के ऊपर जब इसकी नज़र पड़ती थी तो उन मूर्तियों को तोड़ के ये बड़ा खुश होता था। इसीलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा गया है। मूर्तियों को खंडित करने वाला मेरे बच्चों जो शासक रहा है वो कौन रहा है, गजनी का शासक महमूद गजनी रहा है, जिसने मेरे बच्चों 17 बार आक्रमण किया है भारत के ऊपर। सबसे ज्यादा बार सोमनाथ के मंदिर को बच्चों लूटने का इसने काम किया। महमूद गजनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो महमूद गजनी जो है कहाँ का शासक था, ये गजनी अफगानिस्तान का शासक था। गजनी जगह का नाम है, और यह जगह पड़ती है अफगानिस्तान में। ठीक है।
भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला शासक है बच्चे ये। भारत पर 17 बार और हरियाणा पर 2 बार। तो आपको मेन तो याद रखना है हरियाणा जीके के अंदर इतिहास में कि हरियाणा के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया है महमूद गजनी ने, 2 बार। ठीक है। मूर्तियों को खंडित किए जाने के कारण, खंडित का मतलब तोड़ना, बच्चे इसको जो नाम दिया गया वो मूर्ति भंजक नाम दिया गया। ठीक है। बच्चों हम बात करें तो महमूद गजनी के आक्रमण के समय जो भारत का शासक हुआ करता था महमूद गजनी के आक्रमण के समय शासक वो जयपाल हुआ करता था। तो जयपाल के समय इसने सबसे पहले आक्रमण किया था। लेकिन हम बात करें अपने हरियाणा की, महमूद गजनी के आक्रमण के समय मेरे बच्चों उत्तर हरियाणा के ऊपर जो शासन था वो तोमरों का अधिकार था बच्चों। तो एचसीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था यहां से कि हरियाणा के ऊपर जब महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, ठीक है, उस समय हरियाणा या उत्तर हरियाणा के ऊपर किसका अधिकार था? तो तुम बोलोगे तोमरों का अधिकार था। ठीक है। तो पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पहले पूछा जा चुका है एचसीएस के पेपर में कि महमूद गजनी के समय हरियाणा के ऊपर कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो तुम बोलोगे तोमर वंश। ठीक है, तोमर वंश। और तोमरों का हरियाणा के अंदर बच्चों जो सबसे अच्छी जगह थी वो थी नारायणगढ़। नारायणगढ़ कहाँ है? अंबाला के अंदर। ठीक है। यदि हम इसके आक्रमण की बात करें तो हरियाणा पर जो 2 बार आक्रमण हुए वो कब और कब हुए हैं बच्चों? हरियाणा पर 2 बार आक्रमण हुए। एक तो 1009 ईस्वी में और दूसरा आक्रमण था 1014 ईस्वी में। ठीक है। बताया जाता है कि जब इसको पता लगता है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर में भी बड़े प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं और मंदिरों के अंदर बड़ा खजाना भरा पड़ा है, उन मंदिरों में हम बात करें तो एक मेरे बच्चों लक्ष्मी नारायण मंदिर काफ़ी पॉपुलर मंदिर रहा है इतिहास में ही,
और अब भी काफी पॉपुलर मंदिर है कुरुक्षेत्र के अंदर, और एक पुष्यभूति के द्वारा बनाया गया भगवान शिव का स्थानेश्वर महादेव मंदिर। जब कुरुक्षेत्र के अंदर इन बड़े बड़े मंदिरों के बारे में मेरे बच्चों महमूद गजनी सुनता है तो बड़ा खुश होता है, और वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर के अंदर बने हुए इन मंदिरों को लूटने के लिए 1009 ईस्वी में हरियाणा के ऊपर पहली बार आक्रमण करता है। जब अपनी मजबूत सेना के साथ मेरे बच्चों ये कुरुक्षेत्र के थानेसर की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है, तो उस समय हरियाणा के ऊपर शासन कर रहे थे तोमर। तो मेरे बच्चों तोमरों ने इस शक्तिशाली सेना को अपनी बहादुरी से रोकने का काम किया था नारायणगढ़ नामक जगह के ऊपर, जो अंबाला जिले का हिस्सा है। और नारायणगढ़ अंबाला में महमूद गजनी की सेना को तोमरों की सेना से मेरे बच्चों सामना करना पड़ा था। और तोमर मेरे बच्चों बहादुर साहसी हमेशा से रहे, और उन्होंने महमूद गजनी की सेना को बच्चों थानेसर की ओर प्रवेश करने ही नहीं दिया था, और महमूद गजनी को खाली हाथ पहली बार वापस लौटना पड़ा था हरियाणा के नारायणगढ़ अंबाला से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1009 ईस्वी में क्या इसने आक्रमण किया था? तो इसका आक्रमण सफल रहा था? बिल्कुल भी सफल नहीं रहा था। और इसका ये आक्रमण सफल रहेगा 5 साल के बाद, यानी कि 1014 ईस्वी में ये जमकर लूटेगा। 1009 ईस्वी में सिर्फ इसने आक्रमण किया और इसका यह आक्रमण सफल नहीं रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहला आक्रमण था तो प्रथम आक्रमण के दौरान महमूद गजनी की जो सेना है कि सेना को तोमरों ने यहां से खदेड़ दिया था, वापस भेज दिया था। बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी जगह से महमूद गजनी की ये सेना वापस लौटी थी, तो आपको बोलना है नारायणगढ़। नारायणगढ़। और नारायणगढ़ कहाँ है सर? नारायणगढ़ है अंबाला में। नारायणगढ़ जो है ये चौहान राजपूतों का मूल स्थान हरियाणा में माना जाता है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चौहान राजपूतों का मूल स्थान नारायणगढ़। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। और 1009 ईस्वी में महमूद गजनी जो है वो बेचारा तो क्या था, वो अपनी सेना के साथ वापस लौट जाता है और वो इंतज़ार करता है मेरे बच्चों, और उसका इंतज़ार समाप्त होता है 5 साल के बाद। और उसका दूसरा आक्रमण 1014 ईस्वी में सफल रहा था, और अपने विशाल सेना लेकर ये कुरुक्षेत्र के थानेसर नामक पवित्र शहर के अंदर मेरे बच्चों प्रवेश कर जाता है, और वहाँ पर बने हुए मंदिरों को जमकर लूटते हुए मंदिरों के अंदर रखी गई अपने भगवानों की मूर्तियों को तोड़ने का क्या करता है, काम करता है। उसी के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से मंदिरों को इसने तोड़ा था, कौन सी मूर्ति को इसने तोड़ा था। एक बार फटाफट बताइएगा मेरे बच्चों कमेंट करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और महमूद गजनी का जो दूसरा आक्रमण है उसको पढ़ेंगे। चलेगा, नोट कर चुके होंगे।
अब महमूद गजनी बच्चों दूसरा आक्रमण करेगा हरियाणा के ऊपर 1014 ईस्वी में। ठीक है, तो महमूद गजनी का हरियाणा पर दूसरा आक्रमण कब मेरे बच्चों? 1014 ईस्वी। और 1014 ईस्वी का जो ये आक्रमण था ये किसके ऊपर था? थानेसर पर। हरियाणा के कौन से शहर पर था यह आक्रमण? थानेसर पर। और इस समय हम बात करें तो शासक कौन थे? इस समय शासक थे अजयपाल। ठीक है, तो हरियाणा के ऊपर जब दूसरा आक्रमण हुआ था तो तोमर शासक कौन था मेरे बच्चों? तोमर शासक था अजयपाल। ठीक है, थानेसर के ऊपर जब बच्चों आक्रमण किया जाता है तो हम बात करें तो थानेसर का एक मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण। और इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर रखी हुई चक्कर स्वामी, चक्कर स्वामी का मतलब है विष्णु भगवान। चक्कर स्वामी का मतलब क्या है? विष्णु भगवान। तो चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ा जाता है। ठीक है, और साथ की साथ स्थानेश्वर महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर को मेरे बच्चों नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये दो बड़े मंदिर, थानेसर के अंदर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर जहां पर रखी हुई चक्कर स्वामी भगवान विष्णु की मूर्ति को तोड़ा जाता है महमूद गजनी और उसकी सेना के द्वारा, और स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो पुष्यभूति ने बनवाया था बच्चों उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये महमूद गजनी का दूसरा आक्रमण है हरियाणा के ऊपर, और थानेसर के ऊपर ये पहला आक्रमण है। तो आपसे पूछ ले कि महमूद गजनी ने थानेसर के ऊपर अपना आक्रमण कब किया था? 1014 ईस्वी में। या महमूद गजनी का सफल आक्रमण हरियाणा के ऊपर कब था? 1014 ईस्वी में। पहला आक्रमण कब था मेरे बच्चों? 1009 ईस्वी में। ठीक है, तो ये महमूद गजनी का आक्रमण है अपने हरियाणा के अंदर। दो बार आक्रमण किया है, दोनों बार आपको ध्यान रखना है। बच्चों महमूद गजनी के साथ जो इतिहासकार भारत आया था उसका नाम भी आपको याद रख लेना है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार
उसका नाम है बच्चों अल बरूनी या अल बेरूनी, ठीक है। और अल बेरूनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है मेरे बच्चों किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। और इस किताब उल हिंद के अंदर अपने हरियाणा के क्षेत्रों का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। कुरुक्षेत्र के अंदर बने हुए ब्रह्म सरोवर का वर्णन है किताब उल हिंद के अंदर। और मेरे बच्चों साथ ही साथ कैथल का नाम कवित्तल बताया गया है। कैथल का नाम कवित्तल बताया गया है, ठीक है। महमूद गजनी के भारत से जाने के बाद मेरे बच्चों महमूद गजनी का भारत में जो उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है वो घोषित किया जाता है मसूद। तो महमूद गजनी के जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, मसूद बना। और मसूद का जो टाइम पीरियड है मेरे बच्चों वो 1030 ईस्वी से लेकर 1041 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। तो ये जो मसूद है, ये मसूद मेरे बच्चों महमूद गजनी के बाद हरियाणा के ऊपर क्या करेगा, अधिकार करेगा। हरियाणा के क्षेत्रों को संभालने का ये काम करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही हम कवर करें, है बच्चों। तो आज के लिए इतना सा ही हम पढ़ें, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मसूद के आक्रमण की चर्चा करेंगे। और मसूद का सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण रहा है वो हरियाणा के हांसी में रहा है। तो हांसी के अंदर मेरे बच्चों ये युद्ध करेगा कुमारपाल देव के साथ। और हांसी का युद्ध पेपर में पूछा जाता है जो 1037 ईस्वी में हुआ था। और 1037 ईस्वी में लड़ी गई ये हांसी की लड़ाई बच्चों, कुमारपाल देव जो हांसी के ऊपर शासन कर रहे थे, उस हांसी के ऊपर शासन करने वाले कुमारपाल देव को बच्चों गद्दी से हटाने का काम कौन करेगा, मसूद करेगा। और हांसी के किले को ये जीतने का काम करेगा, क्योंकि हांसी का किला इसको पहले से ही पसंद था और हांसी के किले को ये हर हाल में जीतना चाहता था। और उसी हांसी के किले को जीतने की इच्छा लिए ये 1037 ईस्वी में हांसी के अंदर आता है। और हांसी के ऊपर उस समय शासन कर रहे थे कुमारपाल देव। और कुमारपाल देव मेरे बच्चों इस युद्ध के अंदर हार जाते हैं और हांसी के किले के ऊपर मसूद का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। कुमारपाल देव की एक बेटी थी जिसका नाम था अमती देवी। तो अमती देवी को मेरे बच्चों मसूद जो है वो गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं। और अमती देवी मसूद से पहले परिचित थी। अमती देवी ने मसूद के क्रूरता के बारे में सुन रखा था कि किस प्रकार का व्यवहार महिलाओं के साथ करता है। तो बच्चों अमती देवी ने इस मसूद की सेना के हाथ लगने से पहले ही अपने महल से मेरे बच्चों छलांग लगाकर वहां पर बने हुए एक तालाब में कूदकर आत्महत्या करने का काम किया था। और जिस तालाब के अंदर कुमारपाल देव की बेटी अमती ने सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी, आज उसे हांसी के अंदर अमटी तालाब बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो वो जो अमती तालाब आप बोलते हैं ना हांसी के अंदर, वो अमती कौन थी, वो कुमारपाल देव की बेटी थी जिसके साथ हांसी का युद्ध लड़ा था मेरे बच्चों मसूद ने, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे मंडे को
मेरे बच्चों कल सैटरडे है, सैटरडे और संडे को आप रिवीजन कीजिएगा। मंडे को हम मिलेंगे और लगभग आगे आने वाले 25-30 दिन में हम अपना सिलेबस भी बहुत अच्छे ढंग से कवर कर चुके होंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।